अब यहाँ से आपके बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहां पर भी ऐसे स्थापना वाले क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च 2007 को यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो याद रखना ए और सी इसका राइट आंसर है। मतलब ये एक तो सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्या होता है, जो सरकार के द्वारा अधिनियम के द्वारा पारित किया गया, और एक ये बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, तो याद रखना सांविधिक और बहुसदस्यीय निकाय ये आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखना ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नाम से आपको समझ में आ जाएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहता है कि जो भी 0 से 18 वर्ष के आयु के लोग हैं वो बच्चों में या बालक में आते हैं। मतलब 0 से 18 वर्ष के बीच में जो लोग हैं वो बालक की आयु में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसके जो अध्यक्ष का कार्यकाल है ये 3 वर्ष का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो याद रखना वो बने थे आपके शांता सिन्हा। कौन बने थे, शांता सिन्हा को बनाया गया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसके सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। तो याद रखना इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 60 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 वर्ष या 60 वर्ष यहाँ पर आपको याद रखना है। हर इसमें अलग अलग यहाँ पर दे रखा है कार्यकाल, हर आयोग का आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा क्यों की जाती है, क्योंकि ये एक सांविधिक निकाय है। अब सांविधिक निकाय है तो ये किसी न किसी अधिनियम के द्वारा बना है, और अधिनियम के द्वारा इसे संसद बनाती है, इसलिए इसे केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, बचपन बचाओ एनजीओ के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना जो कैलाश सत्यार्थी है, ये कैलाश सत्यार्थी ने यहाँ पर एक अभियान चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ अभियान। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कैलाश सत्यार्थी है इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन, खोया पाया पोर्टल का संबंध किससे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो भी गुम हुए बच्चे हैं उनसे संबंधित यहाँ पर एक पोर्टल चलाया गया था उनको ढूंढने के लिए, जिसका नाम क्या था, तो खोया पाया पोर्टल उसका यहाँ पर नाम था। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र कैसे देते। अब यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य त्यागपत्र किसे देंगे, तो केंद्र सरकार को ही देंगे। केंद्र सरकार ही इनकी नियुक्ति कर रही है और त्यागपत्र भी ये किसको देंगे, तो ये त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को ही देंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये कैसा निकाय है, तो ये सांविधिक निकाय है। और सांविधिक निकाय जो है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये संसद के द्वारा बनाया जाता है। कैसे, तो एक अधिनियम या एक्ट पारित करके ये बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अधिनियम है ये किस साल का है, तो ये 2005 का अधिनियम है। 2005 का अधिनियम है। कौन सी धारा के अंतर्गत इसका गठन हुआ, तो धारा 3 के अंतर्गत इसका यहाँ पर गठन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाल अधिकार है उस पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता कब हुआ। तो याद रखना ये हुआ था आपका 20 नवंबर 1989 को यहाँ पर एक समझौता हुआ था जिसे नाम दिया गया बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है,
तो हर क्वेश्चन की तरह आंख बंद करके लगाना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो याद रखना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष के अलावा 6 और अन्य इसमें सदस्य होता है। मतलब 1+6 का यहाँ पर रेशियो चल रहा है, 1+6 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों में कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसमें कम से ना कम 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है और यह चयन समिति कितने सदस्यों से मिलकर बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये बनी होती है 3 सदस्यों से मिलकर। अब यहाँ पर आपको क्या पता पड़ रहा है कि जो आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा एक समिति बैठाई जाती है, उसमें 3 और अन्य सदस्य होते हैं, तो उसके द्वारा इनकी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इंटरनेशनल बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सचिव से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसमें सचिव से संबंधित उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। अब इनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान देना, ये कथन इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखो, सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है साहब, की जाती है। यहाँ सचिव भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव के समान का रैंक का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जो राष्ट्रीय बाल विकास का जो सचिव होता है, ये भारत सरकार के सचिव की रैंक का होता है और सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ऐसे जो आपके कथन आते हैं इनको पढ़ लिया करो, क्योंकि इन ऐसे क्वेश्चन में जो कथन आते हैं उनसे एक सेपरेट क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इनका जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 3-65 का इनका यहाँ पर कार्यकाल होता है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे, लेकिन कोई से भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाए या कुछ गलत ऑप्शन मैंने टिक कर दिया हो तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी सोल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ में आंसर गलत लग सकता है। तो ये मामूली सी मिस्टेक है, इसे दिल पर मत लेना। अगर ऐसा कुछ रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि उसको मैं करेक्शन वहां पर कर दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखना, ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो केंद्र सरकार को ये अपना त्यागपत्र यहाँ पर देते हैं। अगला क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने पद से हटाया जा सकता है? तो ये सारे पॉइंट तो आपको याद है। देखो, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर बिल्कुल सही है, दिवालिया हो जाए ये भी सही है, और नैतिक उद्यमता या अपराध करने पर, तो उपरोक्त सभी, तो ये कथन तो आपको बिल्कुल रट रखे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लगातार कितनी बैठक में अनुपस्थित रहने पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखना, पिछले अपन ने आयोग में भी पढ़ा था, महिला वाले आयोग में, तो इसमें भी यहाँ पर 3 बैठक में अगर कोई अध्यक्ष या कार्यकाल नहीं आता, एक अध्यक्ष या कोई सदस्य लगातार 3 बैठक तक नहीं आता है तो उसे हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्ति हुई तो कितनी अवधि के भीतर नई नियुक्ति होगी? तो याद रखना, अगर कोई भी यहाँ पर जैसे अध्यक्ष या सदस्य का पद यहाँ पर खाली हो गया तो 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर अंदर इसको भरना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना, प्रथम अध्यक्ष बनी थी शांता सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनः नियुक्ति के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब इसका आंसर तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों सही है, लेकिन पढ़ते हैं अपन क्या है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक बार जो आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन गया वो दोबारा से नहीं बन सकता है। ठीक है, किंतु 2 बार से अधिक नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है, किंतु अगर करनी हो कभी मजबूरी में तो 2 बार से ज्यादा नहीं की जा सकती है। तो ये भी सही है। कभी
इमरजेंसी में करनी पड़ जाए तो 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद के लिए निम्न में से किस योग्यता का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो याद रखना इसमें योग्यता क्या चाहिए, जिसने बाल कल्याण संवर्धन के लिए कार्य किया है वो यहाँ पर अध्यक्ष का पद यहाँ पर ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बनने के लिए किन क्षेत्रों में व्यापक अनुभव होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। अब आप एक बार पढ़ोगे तो बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन जिसने किया हो, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य कल्याण और बाल विकास में कार्य किया हो, या बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लगातार 2 बार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल इजी आ रहे हैं, तो ये आपसे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनमें यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाओगे। तो याद रखना जो शांता सिन्हा ये पहली बनी थी और ये लगातार 2 बार इन्होंने यहाँ पर पद बार संभाला था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष रखता है। तो याद रखना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो अपनी रिपोर्ट है वो किसे देता है, तो याद रखना केंद्र सरकार को ये अपनी यहाँ पर रिपोर्ट देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने बताया, इतने हो गए। तो याद रखना जो यहाँ पर आराध्या तिवारी है ये यहाँ पर इसकी अध्यक्ष नहीं रही है, तो इस क्वेश्चन को याद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी कार्य रहेंगे क्योंकि आप पढ़ो बच्चों का स्वास्थ्य के संबंधित, वैश्विक राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करना और बाल अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, तो ये सारे कार्य तो है ही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तो मैंने बताया सारे जितने भी आयोग है उन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कौन सा न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियां इन सारे आयोग को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना वर्तमान में प्रियंका कानूनगो इनके यहाँ पर कौन है, अध्यक्ष है। ठीक है, प्रियंका कानूनगो, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी प्रियंका कानूनगो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की परिकल्पना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपके वीके कृष्ण मेनन थे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की यहाँ पर परिकल्पना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 21 काम है कि ये बताया गया कि जो भी जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की या दी जाएगी। ठीक है, सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग धारा 15 के तहत जांच के पश्चात कौन सी कार्रवाई कर सकेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना वो आरोपी के विरुद्ध अभियोजन की सिफारिश करेगा, रीटों के लिए न्यायालय में अनुरोध करेगा और पीड़ित व्यक्ति की अंतरिम सहायता मंजूर करने की सिफारिश करेगा। तो ये सारे काम किसके, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। याद रखना जो आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया था, इसकी धारा आई थी 135। तो इसकी धारा 35 में यह बताया गया कि बाल संरक्षण आयोग अधिनियम जो है यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसके लिए केंद्र सरकार नियम बनाएगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सलाह की प्रकृति कैसी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ये यहाँ पर जो एक तो सलाहकारी यहाँ पर देती है और एक बाध्यकारी यहाँ पर देती है, तो दो याद रखना सलाहकारी निकाय है लेकिन बाध्यकारी भी यहाँ पर प्रकृति इसकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रियंका कानूनगो है या प्रियंका कानूनगो है इनका संबंध किस जिले से, तो याद रखना इनका संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा के लिए गठित चयन समिति का अध्यक्ष होता है। तो याद रखना जो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री होता है यहाँ पर ये क्या करता है, तो ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जो अध्यक्ष की हम नियुक्ति करते हैं उसके लिए एक समिति होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होता है।
अगला क्वेश्चन, पास्को एक्ट 2012 में संबंधित सही विकल्प को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था पास्को एक्ट। तो याद रखना, इससे संबंधित देखो, यह अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल, इसका पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बालकों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पॉस्को एक्ट ने क्या क्या बताया, तो ये बच्चों का यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो भी 18 वर्ष के कम आयु के रहेंगे वो बच्चे कहलाएंगे, और ये यौन संबंधित यहाँ पर जो भी अपराध हुए उससे संबंधित ये एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम करना निषेध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो संविधान का अनुच्छेद 24 है, इसमें बताया गया है कि जो भी 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनसे जो काम करवाएगा तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा और उसको सजा भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पास्को एक्ट के तहत अपराध करने वाले को कम से न कम कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? तो याद रखना, कम से कम 20 वर्ष का कारावास यहाँ पर हो सकता है अगर कोई व्यक्ति से यौन अपराध करवाता है या फिर कोई भी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ छेड़खानी करता है तो 20 साल की सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत प्रबंध प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसमें अगर शिकायत करनी है तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है ई बाल निदान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ई बाल निदान, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष इनमें से किस एक आयोग का पदेन सदस्य रहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका यहाँ पर पदेन सदस्य रहता है कौन? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य होगा। अगर आपने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसको एक एक्ट या अधिनियम के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान है? तो याद रखना, धारा जो 17 है, ये धारा 17 ये बोलती है कि जो 2005 में आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया था इसमें यहाँ पर राज्यों में बाल अधिकार आयोग बनना चाहिए या बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनना चाहिए। तो राज्यों में बनेगा तो धारा 17 के तहत बनेगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखना, ये किया गया था दिसंबर 2007 में। और एक्ट कौन सा था? तो याद रखना, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा दिसंबर 2007 में इसका यहाँ पर गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, अध्यक्ष इसमें एक अध्यक्ष रहता है और 6 सदस्य इसमें टोटल होते हैं। तो ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना, मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों में कितनी महिला सदस्य का होना चाहिए? तो मैंने बताया था कि कम से ना कम 2 महिला सदस्य तो इसमें होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले विकल्प पढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद पुनः पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, किंतु 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति वाली चयन समिति कितने सदस्य होती है? तो मैंने बताया था कि इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य की यह समिति यहाँ पर अध्यक्ष का चयन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो याद रखना, वहां पर केंद्र सरकार कर रही थी और राज्य में राज्य सरकार करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, मैंने बताया था कि 3 वर्ष या 65 वर्ष इनका यहाँ पर कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। ठीक है, अगला, बालक न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पद पर नियुक्त हेतु कम से न कम कितने वर्ष वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? तो याद रखना, कम से कम 7 वर्ष का अगर कोई वकालत का अनुभव है तो वो यहाँ पर बालक न्यायालय के विशेष लोक
अभियोजक पद पर नियुक्त हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में विविध है कि अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगा? तो याद रखना ये नियुक्ति का प्रावधान धारा 18 में। ठीक है, धारा 17 में क्या है, इसके गठन का प्रावधान है, गठन का, और धारा 18 में क्या है, तो धारा 18 में नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति का प्रावधान है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना इसके वर्तमान में अध्यक्ष है राघवेंद्र शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके राघवेंद्र शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य क्या है? तो अब कार्य तो आपको पता ही है, तो उपरोक्त सभी लगा देता हूं मैं, एक बार पढ़ लो आप ताकि आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि कार्य आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी अगर आयोग ढंग से पढ़कर आए होंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपके एससी से संबंधित यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति से संबंधित क्वेश्चन आ गए। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़ लो या पानी पी लो, फिर अपन क्लास शुरू। पूरी बाटल खत्म कर दी है मैंने ना। पेन चेंज करके देखते हैं ना, ये वाला हाइलाइटर लेते हैं, हाइलाइटर का कलर ये वाला लेते हैं ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका अनुसूचित जाति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखना इसकी स्थापना कब की गई है, 19 फरवरी 2004 का जो अनुसूचित जाति है इसकी यहाँ पर स्थापना की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई होगी कि जो अनुसूचित जाति आयोग है इसका संविधान में वर्णन है, और जिसका संविधान में वर्णन होता है वो कौन सा आयोग कहलाता है? तो वो संवैधानिक आयोग कहलाता है, संवैधानिक आयोग कहलाता है। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी। ठीक है, तो जिसका संविधान में अगर देखें तो अनुच्छेद 338 में इसका यहाँ पर जो एससी है, एससी का जो वर्णन है ये किसमें है? तो अनुच्छेद 338 में यहाँ पर एससी का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति आयोग एक आयोग है, किस प्रकार का आयोग है? तो याद रखना ये एक तो यहाँ पर सांविधिक आयोग भी है और एक आपका यहाँ पर कौन सा है? बहुसदस्यीय आयोग भी है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये संवैधानिक और आपका बहुसदस्यीय आयोग है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखना इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं, मतलब यहाँ पर एक अध्यक्ष भी रहेगा, एक उपाध्यक्ष भी रहेगा और 3 अदर समेत यहाँ पर टोटल 5 सदस्य रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना अब ये सांविधिक निकाय है तो यहाँ पर शक्ति किसके पास आ जाएगी? राष्ट्रपति इसके यहाँ पर जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयोग के कार्य इनमें से कौन से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी कथन सत्य है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अगर इसको पढ़ेंगे तो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने की सिफारिश करना, बिल्कुल राइट। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण और समीक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही। और जातियों के हितों का उल्लंघन करने वालों किसी भी मामलों की जांच पड़ताल करना, तो ये बात भी बिल्कुल सही। तो सारे यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो याद रखना जो आपका एससी आयोग है ये अपना प्रतिवेदन किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। देखो ये एक चीज याद रखना, दो प्रकार के आयोग है, एक तो कौन सा? एक तो संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग, और एक आपका कौन सा? सांविधिक आयोग, सांविधिक आयोग। ठीक है, संवैधानिक आयोग का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन संविधान में, और जिसका वर्णन संविधान में तो उसमें सारी शक्तियां ज्यादा किसके पास रहेगी? राष्ट्रपति के पास रहेगी, राष्ट्रपति के पास रहेगी। ठीक है, और जो सांविधिक है उसमें ज्यादा शक्तियां किसके पास रहेगी? तो केंद्र सरकार के पास रहेगी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो याद रखना अनुसूचित जाति आयोग जो है इसका संविधान के भाग 16 में वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, और अनुच्छेद कौन सा है? तो 338 में आपका जो एससी आयोग है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है भाग 16 में। अगला क्वेश्चन,
आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो याद रखना इस आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको राज्य मंत्री के समान यहाँ पर दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा बहुसदस्यीय निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना हुई? तो याद रखना जो आपका 65वां संविधान संशोधन 1990 में आया था, इसके द्वारा यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी दोनों के साथ साथ यहाँ पर क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, देख के ही बता दोगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना इनका कार्यकाल भी यहाँ पर 3 वर्ष का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें पद अवधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना इनकी जो सेवा शर्तें या पदावधि होती है इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण यहाँ पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनका यहाँ पर निर्धारण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना जो सूरजभान सिंह थे, ये सूरजभान साहब यहाँ पर कौन बने थे? तो जो आपका एससी आयोग है इसके यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो याद रखना यह आता है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। याद रखना जो आपका एससी आयोग है ये एससी आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ता किसके समान होता है? तो याद रखना जो इनका वेतन भत्ता है ये भारत सरकार का जो सचिव होता है इस भारत सरकार के सचिव के समक्ष होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना ये रहा है आपके उपरोक्त सभी। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया? क्योंकि एक बार आप पूरी जो लिस्ट रहेगी उसको यहाँ पर रिवाइज करके देख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में निम्नलिखित में से किस अन्य आयोग के समान शक्ति है? तो याद रखना जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या एसटी और एससी दोनों आयोग बराबर है, इनको एक दूसरे के बराबर शक्तियां प्राप्त है और दोनों का गठन साथ साथ किया गया था। तो यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर दोनों साथ साथ गठित हुए तो शक्तियां भी बराबर रहेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पुनः कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखना ज्यादा से ज्यादा इनको 2 बार नियुक्त किया जा सकता है इमरजेंसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है? तो मैंने बताया था कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है इसमें यहाँ पर अनुच्छेद 338 में आपका एससी के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका भाग 16 है। ठीक है। चलो ठीक है, इसको हटाओ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना ये कहां पर स्थित है? तो ये भी दिल्ली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैंने बताया 3 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें पद अवधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो याद रखना ये की जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि जितने भी आपके कौन सा आयोग है, जितने भी आप चल नहीं रहा है क्या? व्हाइट में करके देखते हैं। चलो यहाँ पर चलेगा। देखो एक तो आ गया आपके संवैधानिक आयोग, ठीक है, और एक आ गया आपके सांविधिक आयोग, सांविधिक। ठीक है। तो जो आपके संवैधानिक आयोग है इन संवैधानिक आयोग में जो ज्यादा शक्ति रहेगी ये राष्ट्रपति के पास रहेगी। ठीक है। और जो आपके सांविधिक आयोग है इसमें ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगी? तो इनमें ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। यहीं से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब करते हैं शुरू। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखना जो सूरजभान सिंह थे ये जो आपका एससी आयोग है इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वित्त का प्रबंध होता है? तो याद रखना जो आप राज्य सरकार के अनुदान के द्वारा यहाँ पर जितने भी राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनको यहाँ पर वेतन सैलरी दी जाती है राज्य सरकार के अनुदान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग
को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो याद रखना, जो आपके किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की शक्ति, यहाँ पर किसी भी आयोग को ये दंड देने की शक्ति प्राप्त नहीं है, आप ये बात याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना, वर्तमान में भूपेंद्र सिंह आर्य जो है, ये भूपेंद्र सिंह आर्य मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें और वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है। तो याद रखना, इनका सेवा शर्तें और वेतन भत्ता राज्य सरकार निर्धारित करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो वही सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आपका एससी आयोग यहाँ पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश में अनुसूचित एवं सलाहकार मंडल का गठन किया गया। तो याद रखना, ये किया गया आपका अनुच्छेद 244(1) के द्वारा या 1 के द्वारा। यहाँ पर एक सलाहकार मंडल तैयार किया गया जो अनुसूचित जाति के हित में यहाँ पर आपको सलाह देगा। ठीक है, अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में कितने सदस्य होंगे। तो याद रखना, इसमें टोटल 25 सदस्य यहाँ पर होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अनुसूचित जाति का सलाहकार मंडल है इसमें कितने सदस्य होंगे। तो इसमें टोटल यहाँ पर 25 सदस्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया। तो याद रखना, 25 सितंबर 2014 को यहाँ पर मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद बनाई गई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास निगम से संबंधित सही विकल्प को चुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों इसके राइट आंसर है। पढ़ते हैं, इसका गठन 1979 में किया गया, बिल्कुल सही है। विकास निगम नाम याद रखना। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवार को व्यवसाय हेतु आर्थिक ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराना। ठीक है, तो विकास निगम क्या करता है कि जो जितने भी अनुसूचित जाति परिवार है उनको क्या करता है, ये ऋण देता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी एवं वित्त विकास निगम है उसकी स्थापना 29 सितंबर 1994 को यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन कब किया गया। तो याद रखना, 1996 में, सन 1996 में मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण बनाया गया 1996 में, 1996 में। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस राज्य सरकार से संबंधित आयोग की रिपोर्ट किसके पास भेजता है। तो याद रखना, ये भेजता है आपका राज्य के राज्यपाल के पास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये की गई है आपके भाग 16 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से एक चीज बता देता हूं मैं कि जो आपका संविधान का कौन सा भाग है, संविधान का भाग है आपका कौन सा, तो भाग है आपका 16। अब इस 16 भाग का एक अनुच्छेद है आपका 338। तो इस 338 की हम बात करें तो इसमें एससी आयोग के बारे में चर्चा की गई। एक और आयोग है आपका कौन सा, 338 आपका ए। ठीक है, तो इस 338 ए की हम बात करें तो इसमें आपका एसटी के बारे में चर्चा की गई है। और आपका एक और आयोग आता है, एक और अनुच्छेद आता है 338 बी। तो इस 338 बी की हम बात करें तो इसमें ओबीसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसमें देखो 338 में एससी आयोग, 338 ए में एसटी आयोग और 338 बी में ओबीसी आयोग के बारे में चर्चा की गई। और संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 16 यहाँ पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की नियुक्ति का उपबंध करता है। तो याद रखना, इसमें नियुक्ति का अगर उपबंध करता है तो याद रखना ये आता है आपका 338, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के नियुक्ति का उपबंध करता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखना, यहाँ पर नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्वरूप कैसा है। अब यहाँ पर एसटी के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, एसटी के क्वेश्चन शुरू हो गए, ये याद रखना। अभी तक एससी के चल रहे थे, यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के चल रहे थे, अब अनुसूचित जनजाति के शुरू हो गए। ठीक है, तो इसमें स्वरूप देखे तो याद रखना ये संवैधानिक है, क्योंकि इनका संविधान में वर्णन है तो संवैधानिक है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो याद रखना, मैंने अभी बताया था 338 का, यानी 338 जो ए है आपका, 338 ए वाला जो आपका अनुच्छेद है या आर्टिकल है, इसमें आपका किसके बारे में चर्चा है? तो एसटी के बारे में चर्चा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, अनुसूचित जनजाति का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें पदावधि निर्धारण करते हैं? तो ये भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जो आपका एससी है, एससी है, और एक आपका कौन सा एसटी है, दोनों जो आयोग है, दोनों आयोग बिल्कुल क्या है? सेम है। मतलब इनमें सदस्यों की संख्या, वेतन सब सेम है। कौन नियुक्त करता है, कौन गठन करता है, तो ये सारी चीजें सेम है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों साथ में बने और सारी चीजें सेम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका कार्यकाल होता है यहाँ पर 3 वर्षों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, मतलब 1+3 यहाँ पर रेशियो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो कुंवर सिंह टेकाम है, ये कुंवर सिंह टेकाम सबसे पहले एसटी आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति आयोग के अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो याद रखना, ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है। रिपोर्ट देता है किसे? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। और मैंने बताया एससी और एसटी दोनों सेम है, दोनों का साथ में गठन हुआ। भारत में पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो याद रखना, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इसने यहाँ पर सबसे पहले अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए किस वर्ष नए जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई? तो याद रखना, ये की गई आपके 1999 में। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये दर्जा आपका यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। ठीक है। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष अध्यक्ष का दर्जा है, और जो सदस्य है, इन सदस्य का जो दर्जा है, ये किसके समकक्ष है? तो याद रखना, ये दर्जा है आपका राज्य मंत्री के समकक्ष। ठीक है। राज्य मंत्री के समकक्ष यहाँ पर सदस्य का दर्जा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय? तो याद रखना, ये क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है आपका? तो ये आपका जयपुर राजस्थान में। ठीक है। जयपुर राजस्थान में यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा? तो याद रखना, जो रामेश्वर उरांव है, ये रामेश्वर उरांव जी यहाँ पर लगातार 2 बार यहाँ पर क्या रहे? अध्यक्ष पद पर रहे। अगला क्वेश्चन, किस जाति द्वारा जनजाति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? तो याद रखना, जो भारत का राष्ट्रपति है, ये भारत का राष्ट्रपति किसी भी जाति को या तो एससी घोषित कर सकता है या एसटी घोषित करता है, तो इसके पास ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, वर्तमान में जो हर्ष चौहान जी है, ये एसटी आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो एसटी आयोग के पहले अध्यक्ष थे, जिनका नाम कुंवर सिंह टेकाम है, ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। और मैंने सबको बताया कि जितने भी आयोग है, उनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है। लेकिन ये दंड नहीं दे सकते, ये बात आपको याद रखना, दंड देने का अधिकार इनको नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में सही है? तो याद रखना, सभी विकल्प सही है। जैसे वहां प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हो, 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी स्पीड तेज हो सकती है, मैं भी
थक चुका हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे, अभी तो बहुत लंबी क्लास आपकी चलनी है, ठीक है। तो याद रखना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, और अगर आपको बीच में लगे तो रेस्ट ले लिया करो, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो याद रखना, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। और ये कहाँ से? तो हर्ष चौहान जी आपके इंदौर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो आयोग का कार्य है वो कार्य कौन कौन से? तो याद रखना, उपरोक्त सभी आयोग के कार्य है। अब यहाँ पर मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, पर आप एक बार इनको पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको कार्य समझ में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति आयोग है ये कब पारित किया गया? तो सन 1995 में यहाँ पर ये आयोग का अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना, इसमें 3 सदस्य होते हैं, 1+2 का रेशियो, मतलब अध्यक्ष सहित पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, अब यहाँ पर कौन करेगा? तो राज्य सरकार करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदअवधि कितनी होती है? तो पदअवधि भी यहाँ पर वो 3 साल होती है, लेकिन यहाँ नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, नियुक्ति कौन कर रहा है? तो यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो याद रखना, त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो राज्य सरकार को ही सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार, मतलब हटाने का अधिकार किसे? तो ये भी किसे? केंद्र सरकार को। याद रखना, यहाँ पर एससी आयोग में जो एमपी में पूरी शक्ति है, ये एमपी में पूरी शक्ति किसको है? तो ये यहाँ पर राज्य सरकार को है, और केंद्र में किसको है? तो राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसको सौंपती है? तो रिपोर्ट ये किसे देते हैं? तो ये रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को ही देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है? तो मैंने बताया कि जितने भी आपके आयोग है उनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन इनको दंड देने का अधिकार नहीं है, ये दंड नहीं दे सकते, तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। थोड़ी सी स्पीड तेज हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दूं। क्लास को एक बार देख लो, फिर पीडीएफ पढ़ लेना, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। 8 से 10 नंबर का आपका यहाँ से पूरा पोर्शन कवर होने वाला है, तो इस चीज को थोड़ी से, और क्लास लंबी ना खींचे इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं। मुझे पता है कि सब लोग स्पीड बढ़ाकर ही देखते हैं, तो मैं पहले अपनी स्पीड बढ़ाकर रख रहा हूँ, तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है।